हेलो स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जिस इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बोहर मॉडल क्या है। किसका? एटम का बोहर मॉडल क्या है और वो एटम कौन सा लेंगे हम? हाइड्रोजन एटम का। यानी बोहर्स का जो पोस्टुलेट्स हैं, बोहर की जो कंसेप्ट्स हैं, हाउ द हाइड्रोजन एटम बिहेव्स और किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, जो बोहर ने बताया, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बोहर का जो मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर हम इसकी बात करें तो जो नील्स बोहर थे, उन्होंने, जो कि डेनिस फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कुछ कंसेप्ट रखे। पहली बात, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द देन करंट थ्योरीज प्रायर टू द वर्क ऑफ द नील्स बोर। इससे पहले जो हमने इतिहास पढ़ा था एटम का, तो उसमें इस प्रकार की कोई भी अवधारणा नहीं रखी गई थी कि किस प्रकार से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन की जा सके। इससे पहले तो इंडिविजिबल था, लेकिन इंडिविजुअल के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया, लेकिन पूर्ण रूप से उस एटम के बारे में कुछ भी बातें, कुछ भी थ्योरीज नहीं थी। नील्स बोर जो डेनिस फिजिसिस्ट हैं थे, तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल दिया। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड थे, उनके साथ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में स्टडी की। नील्स बोर स्टडीड अंडर रदरफोर्ड एट द विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर, क्योंकि रदरफोर्ड का जो काम था वो एटम से रिलेटेड था। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, एक्सपेरिमेंट किया था, और नील्स रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ मिला था। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इन 1913 ही अप्लाइड अ न्यू थ्योरी टू द स्मॉलेस्ट एटम। तो नई थ्योरी बताई, क्योंकि डे बाय डे एक्टिविटीज बढ़ते गई, एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काम होते गया। तो नील्स बोर ने, जो कि रदरफोर्ड के साथ काम करते थे, उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट एटम है, स्मॉलेस्ट एटम पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान दें तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एटम क्या है, सबसे छोटा एटम कौन सा है, तो हम सिंपली बात करें हाइड्रोजन, क्योंकि इससे छोटा तो कोई एटम नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने आइंस्टीन और प्लैंक दोनों के वर्क को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद एक न्यू थ्योरी बताई। और बोहर रिफाइंड रदरफोर्ड्स आइडिया बाय कीपिंग द व्यू दैट ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। क्योंकि रदरफोर्ड के साथ काम कर रहे थे नील्स बोर, तो उन्होंने रदरफोर्ड की ही बात को थोड़ा और एक्सटेंड किया। तो न्यूक्लियस के बारे में समझ में आ गई बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो न्यूक्लियस था, नील्स बोर ने कहा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसी में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की बात रखी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में। जिस प्रकार से सभी प्लैनेट्स जो होते हैं सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं। तो रदरफोर्ड के आइडिया को ही नील्स बोर ने आगे बात रखी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बताया कि भाई न्यूक्लियस में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में बताया कि वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमे। और उस ऑर्बिट में ये बात रखी गई कि वो भी उस ऑर्बिट में कुछ सर्टेन अमाउंट के इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अ सेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल ओनली। तो उसकी बात, दो बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अजम्पशंस दिए नील्स बोर, और वो जो एजम्पशंस क्या क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है, यानी स्मॉलेस्ट एटम है, वो स्टेशनरी स्टेट्स यानी जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो कंसिस्ट करता है, विच डज नॉट रेडिएट एनर्जी अराउंड डेंस न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, एक सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ये बड़ी बात यहाँ पे रखी गई कि न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन विच डज नॉट रेडिएट एनर्जी अराउंड द डेंस न्यूक्लियस। पहला पोस्टुलेट, पहला जंक्शन। दूसरा जंक्शन, an electron can have only specific energy level in an atom। अब
उस इलेक्ट्रॉन की, जो उस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था, उसकी एक सर्टेन एनर्जी की बात कही गई। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स इन द एटम। उस एटम में एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन चेंज एनर्जी लेवल्स बाय अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन। लेकिन ये जब ट्रांजिशन का मतलब है लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब वो एनर्जी का ट्रांजिशन, जो एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल ये है इलेक्ट्रॉन का, एक एनर्जी लेवल ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, तो उसमें एनर्जी चेंज होता है। द एनर्जी चेंज कैन बी एक्सप्लेन। तो एनर्जी चेंज को इस इक्वेशन से समझा जा सकता है। अगर हम ये बात करें, हायर एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी है E2 है, और लोअर एनर्जी जो लेवल है या ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी E1 है, तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो डेल्टा E एनर्जी को कंटेन करेगा। तो चेंज इन एनर्जी E1 माइनस E2 हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और E1 जो है फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है, और E2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है। क्लासिकल लॉज फिजिक्स का वो कहता है दैट डू नॉट अप्लाई टू ट्रांजिशन बिटवीन स्टेशनरी स्टेट। Classical laws of physics do not apply to transitions between stationary state. The electron just jumps, makes a quantum leap. तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम लीप में जंप करता है। क्लासिकल लॉ, फिजिक्स के क्लासिकल लॉ के बारे में ये हम इसको समझ सकते हैं अलग अलग स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में। अगर n की वैल्यू 1 जो हमने बोला, ये ऑर्बिटल है, इसके चारों तरफ का जो दूसरा ऑर्बिटल है n इक्वल टू 2, ये हमारे पास n इक्वल टू 3। यानी इलेक्ट्रॉन अगर अपर रेंज से, अपर ऑर्बिट एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो कुछ ना कुछ रेडिएशन का फर्क पड़ेगा। तो इसको समझना जरूरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब भी ट्रांजिट करेंगे तो एनर्जी के डिफरेंस के कारण ही करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। वो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। तो ये ऑर्बिटल के जो कंसेप्ट थे, जो बेसिकली एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, वो बताया नील्स बोर ने। इसके बाद बात रखी कि किस तरीके से बोहर जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं उसके लिए क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा सकता है। तो बोहर ने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए और किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम के लिए जहां पर n, यानी ये फर्दर बाद में बात आई कि एक ऑर्बिटल है n1 2 3, जिसको हम नॉर्मली क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी हम यहाँ पे हम बात करेंगे ना फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल अप टू 100। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। और आर एच जो था वो रिक्वायर्ड कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये बोहर ने ड्राइव किया फॉर्मूला एनर्जी लेवल की को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को समझने के लिए। E इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है, मतलब उसमें एक सर्टेन एनर्जी का डिफरेंस है। और सर्टेन एनर्जी कौन सी, एच बार, जिसको हम एच अपॉन 2 पाई भी हम कह सकते हैं। डिराक एच भी इसको बोला जाता है। At very high quantum numbers, binding energies becomes so low that transition between stationary state can be achieved without noticing their discrete quantum numbers। तो एंगुलर मोमेंटम की बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो डेफिनेटली उसका एक मोमेंटम होगा। तो वो घूम रहा है एक सर्टेन एंगल से, तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो वो एंगुलर मोमेंटम की बेसिस पे वो क्वांटाइज का मतलब है कि वो उसकी सर्टेन पैकेट्स ऑफ एनर्जीज है, और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी किसके इक्वल है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल है। तो क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसमें क्वांटम नंबर की, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज अगर बढ़ती जाएंगी तो एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। तो कम होने से क्या होगा, जो ट्रांजिशन है स्टेशनरी स्टेट्स कैन बी अचीव्ड विदाउट नोटिसिंग देयर डिस्क्रीट क्वांटम नेचर्स। तो वो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में आया, तो क्योंकि वो बहुत कम एनर्जी है तो नोटिस नहीं हो पाएंगे, और जितना भी क्वांटाइजेशन है वो h upon 2 पाई के इक्वल है। When an electron undergoes a transition from higher energy level to the lower one, the energy
इज इमिटेड एज अ फोटोन। तो यही हम वही बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो उसमें एक फोटोन यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी का इमिशन होता है। और उसके लिए इक्वेशन हमारे सामने आई, क्योंकि हमने एनर्जी के लिए इक्वेशन रखी थी इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। तो ई आई इनिशियल की स्टेज के लिए या ई जे जो दूसरा जो सेकंड स्टेज है उसके लिए, तो हमने वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसका यानी जो टोटल इमिटेड एनर्जी है इनको वैल्यूज पुट करके हम आसानी से एच न्यू के फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने बात की, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे प्रॉपरली तो वी विल फाइंड आउट द एच न्यू इक्वल्स टू माइनस आर एच अपॉन एन। फाइनल और इनिशियल की हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और एच न्यू, ये प्लांक्स ने कहा कि भाई एच न्यू होना चाहिए एनर्जी का। पैकेट्स जो है, पैकेट्स में एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो एच न्यू के फॉर्म में होगी। एच न्यू इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिटल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिटल इक्वल टू, ये हमने देखा कि इक्वेशन पहले से रखी गई है। जब हमने इनका कैलकुलेट किया तो आर एच कॉमन आ गया, तो 1 माइनस एन स्क्वायर ऑफ फाइनल माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल, एन स्क्वायर ऑफ इनिशियल। अर्थात अगर हम ये दो बातें रखें यहाँ पे, ये हमारे पास सेंटर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये मान लेते हैं ये इनिशियल है और ये फाइनल है। एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एनर्जी ऑफ द फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल। तो इसका मतलब अभी एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल तो बोल दिया, लेकिन एनर्जी जो थी वो उस क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये एन एफ इस क्वांटम नंबर की बात करें, ये एन आई इस क्वांटम नंबर की बात करें, तो दोनों में डिफरेंस हमने देखा और एक नई क्वेश्चन हमें मिली, दैट इज एच न्यू इक्वल्स टू माइनस आर एच ब्रैकेट में 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। एफ फाइनल के लिए है, आई इनिशियल के लिए। और एच आर हम बात कर चुके हैं, रिक्टबर्ग कांस्टेंट है। और एन आई जो इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिटल नंबर्स हैं, ऑर्बिट नंबर जो हम बोलते हैं। अब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। एंड हाइड्रोजन एटम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अंडरगोस थ्रू bombardment of the electrons. During this process, transition of the hydrogen atom takes place with absorption and emission of light. After analyzing the light hydrogen spectrum containing number of lines obtained. जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए एक स्पेक्ट्रम आता है। कब आएगा स्पेक्ट्रम? जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट करेंगे, अंडरगो थ्रू बम्बार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होगा और उस स्पेक्ट्रम में लाइट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी। और उस लाइट्स को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग डिस्कवरर्स ने अलग अलग तरीके से समझा। ये हमारे पास उसका एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हम हाइड्रोजन एटम में समझते हैं। सबसे पहली बात हमने देखा कि एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एन। और इस केस में एनर्जीज क्या हो रही? बढ़ते जा रही हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग डिस्कवरर ने ये समझा कि अगर हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो जितने भी हायर एनर्जी स्टेट्स हैं, अगर वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर ग्राउंड स्टेट में यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में अगर आता है, तो जो लाइन बनती है उस केस में जो सीरीज बन रही है उसको हमने, इसको बोला गया लाइमन सीरीज। नाम है साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, डिस्कवरर ने लाइमन थे तो उन्होंने लाइमन सीरीज नाम दे दिया। उसके बाद बामर, पास्चन, ब्रैकेट फंड जिसको हम बोलते हैं, यानी अलग हर किसी ने कहा कि अगर पहली ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल में अगर आता है तो लाइमन सीरीज होगी। और सेकंड जिसको हम बोलते हैं एनिकोस्ट टू, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं जब पहली एनर्जी स्टेट में अगर वो सभी इलेक्ट्रॉन्स आके रुकते हैं तो वामर सीरीज होगी। इसी तरीके पास्चन, ब्रैकेट फंड। तो अलग अलग सीरीज में अलग अलग लाइंस हमें ऑब्जर्व करके मिली, तो हाइड्रोजन एटम का एक स्पेक्ट्रम हमें मिला जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। तो जितनी भी जंक्शंस थी, तो जंक्शन जो थी और उसको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ क्लासिकल पार्टिकल। All these assumptions are consistent with the assumptions that electron is a classical particle. तो जो 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 जे जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट था,
तो जो क्लासिकल फिजिक्स की जो बातें थी वो उसके आधार पे ये assumptions बनाए गए। The energy of the electron in nth orbital and the radius of the atom with n orbital can be evaluated। तो इसको जब बोहर ने मैथमेटिक्स अप्लाई की और उन्होंने देखा कि जिस तरीके से इसका चार्ज है और उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो एनर्जी और रेडियस आसानी से निकाला जा सकता है। और एक इक्वेशन दी कि ई एन इक्वल्स टू माइनस 2 पाई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जहां पे रेडियस बोला आर एन इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू एन स्क्वायर ए नॉट, जहां पर एन हमने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो हमें मिली और अलग अलग डिस्कवरर के नाम पे अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। बोहर ने जो हाइड्रोजन की जो लाइन थी, स्पेक्ट्रल लाइन थी, उसको एक्सप्लेन किया with a great step towards the quantum theory of matter, but it has had limitations। क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल तो गई लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्वांटम थ्योरी में थोड़ा इसको अलग तरीके एक्सप्लेन करती है। बोहर जो मेंडल मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वर्क करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन में अगर एक पॉजिटिव, हीलियम में पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन। आयंस के लिए भी हमारे पास जो है वो जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। Only modifications in all equations like Z instead of E, where Z is number of positive charge in the nucleus. Model could neither account for the intensities कि भाई किस इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रल लाइन है, और द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कुछ स्ट्रक्चर, उस जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसके बारे में यह मॉडल उसकी इंटेंसिटी और उसके फाइन स्ट्रक्चर को नहीं बता सकता। When hydrogen atom were put into magnetic field, electric field, they split into doublets or more, known as Zeeman effect and star effect, positive respectively। यानी जब केस हमारे पास आया हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया, जीमान और स्टार्क ने। जीमान का जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रहता है, और स्टार इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रहता है। और उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, लॉरेंज एंड जीमान को 1902 में, जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया, उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि वो स्प्लिट हो जाता है डिप्लेट्स या ट्रिपलेट्स में। बोहर्स कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द एटम, बाइंडिंग ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल, भाई किस तरीके से बॉन्डिंग होती है ये नहीं समझा पाया। और एटम का जो शेप है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर। Bohr theory established the concept of atomic energy level but did not thoroughly explain the wave-like behavior of the electron। क्योंकि बाद में क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे कंसेप्ट आगे बढ़े और डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के थ्रू क्वांटम थ्योरी में एटम के इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को वेव लाइक समझाया गया। डी ब्रॉगली बोलते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो उस बिहेवियर को बोहर की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। सो वी गो टू द क्वांटम और वेव मैकेनिक्स। तब जरूरत पड़ती है हमें क्वांटम और वेव मैकेनिक्स की, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमारे पास हैं वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस बोहर के एजम्पशंस के साथ साथ हमारा ये इस वक्त का लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसमें अन्य बातें हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो फेल्ड थ्योरी थी बोहर की, तो एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से आता है, क्या वेव फंक्शंस हैं, क्या साई की वैल्यूज रहती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।